अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज PSY 510 के लेक्चर नंबर 19 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 19 है ये। आज हम जॉब सेटिस्फेक्शन को डिस्कस करेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों ज़रूरी होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन का मकसद क्या होता है, अगर ये ज़रूरी है तो हम इसको इन्हांस किस तरह करेंगे, उसके अलावा इसके डिफरेंट वेज कौन कौन सी होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के, तो इसको इन्हांस करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, इसकी मेजरमेंट किस तरह से होती है। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन की। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन पे अफेक्ट होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन अगर ज़रूरी है तो हमने इसको बढ़ाना किस तरीके से है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या होती है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एक अच्छी चीज़ है तो हम इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है। द फीलिंग ऑफ प्लेयर व्हाइल परफॉर्मिंग वर्क इज नाउन एज जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी भी काम को करते हुए जब आपको फीलिंग ऑफ प्लेयर महसूस होता है उसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इससे मुराद ये है कि जो कोई भी फर्द अपना काम कर रहा होता है और उस काम के दौरान उसको एक खुशी महसूस होती है, उस खुशी को जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। बाज़ वक़्त हम कहते हैं कि उस आदमी को या उस फलां शख्स को उसके काम से प्यार है। उसके काम से प्यार होने से मुराद हमारा यही होता है कि वो अपने काम को करते हुए इंजॉयमेंट महसूस करता है। अगर कोई मिस्त्री है तो उसको अपने काम से खुशी मिलती है, अगर कोई एक राइटर है तो उसको अपने काम से खुशी मिलती है राइटिंग करने से, कोई पोइट है तो उसको अपनी पोइट्री लिखने से खुशी मिलती है। तो इस टाइप की जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो फीलिंग ऑफ प्लेयर होती है, ये एक इनेट डिज़ायर होती है, जो कि एक इनेट फीलिंग होती है, इसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जो जॉब सेटिस्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि आपने अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखना है तो आपको उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो टोटल ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ जॉब, सेकंड है पे, थर्ड है प्रमोशन एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ है नेचर ऑफ सुपरविजन एंड फिफ्थ नेचर ऑफ कोवर्कर्स। चले आइए हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब से मुराद ये होता है कि जो जॉब है वो हार्ड वर्किंग है या मेंटल एफर्ट वाली है। हार्ड वर्किंग से मुराद इस तरह की होती है जो कि कुछ सख्त काम होते हैं, जैसे किसी टाइप का वेल्डिंग का काम हो जाता है, या लेट्स सपोज आप ये कह लें कि कोई एक बंदा तंदूर पे खड़ा होकर रोटियां पकाता है तो वो एक हार्ड वर्किंग जॉब है। तो इस टाइप के अगर कोई बंदा मजदूरी करता है तो वो सारा दिन धूप में अपनी पूरे जिस्म को इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है और अच्छा खासा पसीना बहा के शाम को कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी लेके आता है, तो वो एक हार्ड वर्किंग जॉब है। इस तरह से कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, जिसमें सारा दिन आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के या पीसी या लैपटॉप के सामने बैठ के तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनानी होती हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, वो एक मेंटल एफर्ट होती है। तो इससे मुराद ये होता है कि नेचर ऑफ जॉब कौन सी है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल परसेप्शन होती है वो बड़ी मैटर करती है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हैं लर्निंग की, उसके बारे में उसकी परसेप्शन क्या है, वो उस अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखता है। और उसके अलावा वो अपने आप को ये देखता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह इन्हांस कर सकता है। इस चीज़ को भी जॉब सेटिस्फेक्शन के ज़ुमरे में बड़ा इसका इफेक्ट होता है, जो कि नेचर ऑफ जॉब में आता है। उसके अलावा जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एक एम्प्लॉय को एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक सूरत में ये समझाती है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह एक्सेप्ट की जाए। तो ये चीज़ नेचर ऑफ जॉब में फॉल डाउन करती है। इसके साथ ही हम पे देख लेते हैं। पे जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, पे इज़ वन ऑफ द बिग मोटिवेटर्स।
कोई भी मैक्सिमम इदारों में या ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपने बिल्स की पेमेंट के लिए, हम अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादातर हम पे के लिए हम जाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। तो अब पे में हमने ये जाना था पिछली दफ़ा कि अगर पे को 7% से कम बढ़ाया जाए या मार्केट वैल्यू से पे कम रखी जाए तो एम्प्लॉयर नॉट सेटिस्फाइड होता है। अगर जस्ट राइट पे हो, जो कि एक साथ की ऑर्गेनाइजेशन में जिससे यानी कि एक हम इसको इस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह एक मंडी का रुझान होता है, तो सेम उसी तरह हम ये कहते हैं कि जो एक वर्क प्लेस में आसपास की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पे ऑफर कर रही हैं, अगर उसके मुताबिक पे होती है, जो कि जस्ट राइट एंड फेयर पे होती है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है। अगर हम पे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने पिछली कुछ स्टडीज़ में भी हमने ये देखा था कि अगर हम पे को 20 से 25% तक बढ़ा देते हैं तो एम्प्लॉय जो होता है मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स मेकिंग मनी होता है, नॉट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट के जो ज़्यादा मोर पे इज इक्वल टू डीमोटिवेशन। ज़्यादा पे बढ़ने से बंदा डीमोटिवेट होता है, मोटिवेट नहीं होता। उसके बाद प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर एक एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जाता है कि आप किसी हायर पोजीशन की तरफ जाएं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा जॉब सेटिस्फाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दबाया जाता है या उन्हें बैक फुट पे लाया जाता है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, तो वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन कम से कम होती है। अब नेचर ऑफ सुपरविजन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करती है, जैसा कि हमने आउटकम स्टडीज़ में देखा था, जो कि 1,70,000 एम्प्लॉयज़ पे की गई थी ओवर 17 कंट्रीज़। उसमें हमने ये चीज़ें कुछ दरियाफ्त की थी कि नेचर ऑफ सुपरविजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में नेचर ऑफ सुपरविजन भी होता है। काम करना तो हर किसी का काम होता है, लेकिन काम करवाना सबसे मुश्किल दुनिया का काम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर। जितनी ज़्यादा सपोर्टिव सुपरविजन होती है उतना एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। तो हमने ऐसे जो होते हैं हमारे HMs, HRMs, हमने GMs, हमने ऐसे टॉप पे लेके आने होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें कि जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हों। उसके बाद नेचर ऑफ कोवर्कर भी, कि अगर एक शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और उसके साथ के कोवर्कर्स के इंटरेस्ट, उसकी फीलिंग्स उससे डिफरेंट होती हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं महसूस करता, वो वहाँ पे खुद को एकदम कैद के अंदर महसूस करता है। तो हमने जो इंटरेस्ट और लाइकिंग और मोटिवेशंस हैं उसकी कोवर्कर्स से अगर मैच हो जाती हैं तो वो अपने काम पर मोटिवेटेड होता है, और अगर उसके कोवर्कर्स के साथ सपोर्टिव होते हैं तो एम्प्लॉय और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो हमें ये चीज़ भी बहुत सारी ख्याल में रखनी है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिहाज से। तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड है रेटिंग स्केल, इंटरव्यूज, डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल इवेंट्स ऑन जॉब एंड एक्शन टेंडेंसीज। ये 4 मेथड है जिसके ज़रिए हम जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेटिंग स्केल। ये एक लिकर्ट स्केल है जो कि रेनॉल्ड्स लिकर्ट के नाम से ये हमारे सामने आता है, और इसमें 5, 7 या 9 रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे कि एक अगर किसी से हम पूछें कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करते हैं, आप इसको 1 से 5 तक ग्रेडिंग दें, तो ये जो एक मेथड होता है इसको लिकर्ट स्केल मेथड भी कहते हैं। और इसमें 1 एक्सट्रीम पे बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है और एक 1 एक्सट्रीम पे यानी कि लेट्स सपोज 5 पे बहुत पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स होता है, और जो मिडल होता है ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स को शो करता है। इसके साथ ही हम इंटरव्यूज़ जो होते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं वो जो कंडक्ट करते हैं, और आजकल तो स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ भी डेवलप हो चुके हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिटिकल इवेंट्स जो होता है कि जॉन फ्लैंगन ने ये एक मेथड दिया था, ये एक टेक्निक दी थी ये एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है कि उसमें सक्सेस या फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन के, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उसका जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सक्सीड करवाएगा या फेल करवाएगा। तो उससे इसकी एक डिसीजन होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो इवेंट होते हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और सिस्टम के ऊपर, उनको हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा जो एक पर्सन होता है उसके अचीवमेंट ऑफ पर्सनल सिस्टम ऑब्जेक्टिव, जो एक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
या उसके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो उसके किस तरह अफेक्ट होते हैं, और जो उसकी एफर्ट्स हैं, तो इसको भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एक्शन टेंडेंसीज कि एक वर्कर है जो कि वर्क करता है सिर्फ सुपरवाइजर की मौजूदगी में, जब सुपरवाइजर चला जाता है तो वो उसकी तरफ जब सुपरवाइजर चला जाता है तो वो उसकी तरफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट किसी एम्प्लॉय की, कि वो जब भी उसके सर पे कोई एम्प्लॉय या उसके अलावा कोई भी सुपरवाइजर या बॉस खड़ा हो तो वो काम करता है, उसके अलावा नहीं करता। और उसके अलावा जो उसके जितने भी मामला होते हैं वो सिर्फ बॉस को खुश करने के लिए कर रहा होता है, ना कि अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए। इट इज़ नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वो उसकी मेजरमेंट हो जाती है कि इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं कि वो पर्सन इज़ नॉट जॉब सेटिस्फाइड। और अभी इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये हम देखते हैं कि लेट्स सपोज के एक पर्सन जो है एक मार्केटिंग कंपेन का हिस्सा है, और उसकी लेट्स सपोज की जो ऑर्गेनाइजेशन है सुबह 9 बजे खुलती है, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो पर्सनल सुबह 7 बजे आके अपने ऑफिस में आके तमाम कामों को मुकम्मल करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वर्क करता है। तो इट इज़ मोर ही इज़ मोर मोटिवेटेड एज कम्पेयर टू द सेकेंड पर्सन हु वर्क अंडर द ओनली सुपरविजन। तो उसके साथ हम इसके आउटकम्स देखते हैं कि इसके आउटकम्स हमें फिर क्या मिलते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है हमारी प्रोडक्टिविटी हायर करती है। एक पर्सन जो कि जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, वो लेट्स सपोज कि कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में 100 गज कपड़ा बनाता है, तो एज कम्पेयर टू जो कि और एक दूसरा एम्प्लॉय जो कि जॉब सेटिस्फाइड होता है वो 125 127 गज कपड़ा बनाएगा। एक उससे ऑलमोस्ट 1/4 जो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और जो सेटिस्फेक्शन होती है वो पर्सन को परफॉर्म करने में बड़ी हेल्प करती है, और वही जो परफॉर्मेंस होती है वो उसको खुशी देती है, क्योंकि उस जॉब के साथ उसको उस काम करने में उसको खुशी मिलती है। और उसके अलावा जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है लीड्स टू टर्नओवर। टर्नओवर से हमारा मुराद ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय होता है, हम उसको ट्रेन करने में अपना बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी कैपिटल, बहुत सारा पैसा हम उसमें खर्च करते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन जॉब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो दोबारा उसको ज्वाइन नहीं करेगा, उस तरफ नहीं आएगा। तो इससे मुराद ये होगा कि हमारा जितने भी हमने उसके ऊपर कैपिटल लगाई है, या जितनी हमने उसको एफर्ट लगाई, जितनी एनर्जी लगाई, तो सब ज़ाया हो जाती है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इस वजह से भी ज़रूरी होती है। उसके अलावा जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है कि वो कितना बीमार होगा, कितनी उसको जहनी बीमारियाँ लगेंगी, ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ है। अगर वो जॉब सेटिस्फाइड नहीं होता, उसका इंटरनल उसके साथ फाइट कर रहा होता है, तो वो अल्टीमेटली या तो मेंटल डिजीज में पड़ जाएगा या फिजिकल हेल्थ में, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एक फ्लॉ होगा। उसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन कम से कम एक्सीडेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, और वहाँ के पर्सनल आपस में एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, ना कि मुआशरे में जाकर इस तरह की सूरत हाल करते हैं, ना ही एक तो उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है और डाइवोर्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और उसके अलावा हम ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या होती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट कहते हैं। ये मेयर एलन ने 1931 में इसको डिस्कवर किया था। उसके 3 कॉम्पोनेंट उन्होंने बताए थे। सबसे पहले इफेक्टिव कमिटमेंट, कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट, नॉर्मेटिव कमिटमेंट। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव कमिटमेंट जो होती है ये एम्प्लॉय की इमोशनल अटैचमेंट होती है, और यहाँ पर मैं आपको याद रहने कराता चलूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स है ये पॉइंट, तो इनको ज़रा और से सुनिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होता है वो अपने आप को अटैच कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन से इमोशनली। और अब जो एम्प्लॉय होता है वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ आइडेंटिफाई करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अपने आप को उस नज़रिए के साथ देखता है, और वो उस अपने आप को रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहना चाहता है। उसके अलावा एम्प्लॉय कमिटमेंट इज ड्यू बिकॉज ही शी वांट टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इस वजह से नहीं कि उसको फोर्स किया जा रहा था, बल्कि वो खुद रहना चाहता है। कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट ये होती है कि अगर वो उसको छोड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ये समझता है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन को लूज़ करने का मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। या उसके अलावा वो डरता है कि उसकी पेंशन्स या उसके अप्रूवल्स यानी कि उसके रिवॉर्ड्स वगैरह ना चले जाएं। उसके अलावा सोशल लूजिंग, कि अगर वो जॉब छोड़ेगा तो उसके दोस्त उसको बुरा समझेंगे, उसके कोलीग्स उसको बुरा समझेंगे, उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको बुरा समझेंगे। तो ये चीज़ उसको कंटिन्यू करती है कि वो जॉब के साथ अटैच रहे। और जो एम्प्लॉय होता है वो रिमेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही हैज़ टू, क्योंकि उसे रहना होता है, वो इस वजह से रहता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से ज़रूरी है।
और तीसरी चीज़ जो कमिटमेंट में होती है उसको नॉर्मेटिव कमिटमेंट कहते हैं। इंडिविजुअल रिमेन कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहता है क्योंकि उसको फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन होती है, उसको अतात करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पे एक चीज़ ये डिस्कस करनी ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में हैव इंटरेस्टेड रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग देयरफॉर एम्प्लॉय फीलिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पे ये एक सूरत हाल होती है, दो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करती है, इस वजह से एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं तो हम उनकी शुरू से ही ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं कि आपने इनके साथ जो सोसाइटी आपके ऊपर खर्च करेगी तो आपने उनको रीपे ऑफ डेप्ट करना है, आपने उनको उनका कर्ज वापसी करना है। तो ये एक टाइप ऑफ लॉयल्टी जो होती है जो कि फैमिली और सोसाइटी से एक आती है। तो इस तरह से जो एक पर्सन होता है वो कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसको फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन होती है। और उसके अलावा जो पर्सन होता है, एक पर्सन की अपनी भी फीलिंग होती है, जिसमें अगर कोई भी शख्स उसे कोई एक गुड प्लेजरेबल फीलिंग उसको पास करता है तो वो उसको एज ए रेसिप्रोकेटी उसको मतलब कि गुड फीलिंग ही पास करेगा, ना कि उसको बैड फीलिंग पास करेगा। तो इस तरह से रीपे ऑफ डेब्ट का एक मामला होता है। और इस तरह से एम्प्लॉय ने अपने अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है जिससे वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर चुका होता है, क्योंकि ऑटो यानी वो एक कसम एक तरह की जिसे हम कहते हैं कि वो ले चुका होता है। इसके मेथड क्या होते हैं, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको बढ़ाया किस तरह से जाए। यहाँ पे इसको बढ़ाने के तरीके में सबसे पहले ये है कि हमने सबसे पहले राइट पर्सन को हायर करना है, हायर राइट पर्सन। हमने सबसे पहले जो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो राइट पर्सन हो। ऐसा ना हो कि हम उस पर खर्च भी करें लेकिन उसकी नेचर ही इस टाइप की है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड ही नहीं हो पाता, तो हमने इस टाइप के पर्सन को नहीं लेके आना। उसके अलावा जो पर्सन है, जब हम किसी भी पर्सन को पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बनाते हैं तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देता है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझता है और उसके बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो हमने हमारी मिशन स्टेटमेंट होती है वो एम्प्लॉय को क्लियर करनी होती है कि अपने जो हमने मिशन स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए, आइसक्रीम वाली कोई फैक्ट्री है वो ये कहती है कि हमारी जितनी भी आइसक्रीम है ये पूरी वर्ल्ड वाइड बिकनी चाहिए, तो दिस इज मिशन स्टेटमेंट, तो ये हर एम्प्लॉय के साथ क्लियर होनी चाहिए। और उसके अलावा हमने अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जस्टिस एंड फेयर प्ले करना है। अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ बुरा कहा है तो रूल्स आर रूल्स और वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को अपने पर्सनल फेवर के लिए फेवर दे रहे हैं और दूसरे को बहुत ज़्यादा सजाएं दे रहे हो, तो ये काम एक अच्छा नहीं होता, जो कि जस्टिस और फेयर प्ले में नहीं आता। और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट बड़ी इफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट को प्रमोट करने के लिए जस्टिस और फेयर प्ले होना चाहिए। उसके अलावा सेंस ऑफ कम्युनिटी हमने बिल्डअप करना है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो एक दूसरे को ऑन करें, एक दूसरे को अपना समझें। इस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो पाते हैं। उसके अलावा सपोर्ट एम्प्लॉयज़ एंड डेवलप कैरियर पाथ फॉर एम्प्लॉयज़। इसमें ये दो पॉइंट हैं कि एक तो हमने सपोर्ट करना है एम्प्लॉय को और उनका करियर डेवलप करना है, उनको उनके करियर के बारे में बताना है कि वो अपने करियर को कितना बेहतर कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है। तो आज के साथ हमारा इतना ही था। तो आज इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन होता है तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट अगेन कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जैसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।